आज हम क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता एवं लेखा शास्त्र। तो आज हम बही खाता एवं लेखा शास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। कॉमर्स का बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। जैसा कि एक दिन पहले जो क्लास थी उसमें आप बताए थे कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स जो होता है वो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच आने वाली समस्त कठिनाइयों को दूर करना ही कॉमर्स कहलाता है। जैसे बताया गया था, वित्त है माने पूंजी, पूंजी की एक कमी आती है, कठिनाई आती है, उस कठिनाई को हम दूर करते हैं। दूसरा आता है कि वित्त हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पूंजी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बैंक भी एक कठिनाई होती है कॉमर्स के अंतर्गत। दूसरा होता है परिवहन के माध्यम से भी हम उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच वस्तुओं को, माल को पहुंचा सकते हैं आसानी से, कम समय में। अगली समस्या होती है, कठिनाई होती है गोदाम की। कच्चा माल या पक्का माल, कच्चा माल या जो निर्मित माल है पक्का माल, उसको भी हम सुरक्षित अधिक दिन तक रख सकते हैं, इसके लिए गोदाम की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होता है बाज़ार की व्यवस्था, जहाँ पर हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ऐसे स्थान को हम बाज़ार कहते हैं, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ऐसे स्थान को भी हम बाज़ार कहते हैं। तो बाज़ार भी एक समस्या होती है, इसको भी दूर करना वाणिज्य के अंतर्गत आता है। फिर है विज्ञापन करना। विज्ञापन माने सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या कंपनियां अपने वस्तुओं के बारे में, अपने उत्पादों के बारे में, उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में, उसके मूल्य के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को जानकारी देता है, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है विषय प्रवेश, पुस्तकालय और लेखा शास्त्र का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता और लेखा शास्त्र का विकास। प्राचीन काल में व्यवसायिक क्षेत्र बहुत सीमित था, लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। आवश्यकताएं वो अपने आप लगभग पूरा कर लेते थे, और उस समय मानवीय आवश्यकताएं बहुत कम होने के कारण अधिकांश आवश्यकताएं जो कभी पड़ती भी थी वो वस्तु विनिमय के माध्यम से पूरी कर ली जाती थी, यानी मुद्रा थी नहीं। तो वस्तु के बदले वस्तु को का लेन देन करना, यही वस्तु विनिमय होता है, बार्टर सिस्टम। लेकिन मानव सभ्यता के विकास में धीरे धीरे आधुनिक युग व्यापार और औद्योगिक उन्नति के युग में परिवर्तित हो गया। तमाम वैज्ञानिक आविष्कार हुए, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ने लगी, और यातायात तथा संदेशवाहन के साधनों में इतनी वृद्धि हुई कि आज का जो व्यापार स्तर है वो राष्ट्रीय न होकर के अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इसलिए आधुनिक समय में व्यावसायिक जगत में भी क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ साथ व्यापार में भी दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, लेन देन में वृद्धि होती रहती है। इसलिए आज का व्यवसाय वैज्ञानिक और विशिष्टीकरण हो गया है। श्रम विभाजन, उत्पादन, विक्रय व्यवस्था, विज्ञापन, करों का भुगतान आदि अनेक समस्याएं होती हैं। इसके लिए बही खाता और लेखा शास्त्र का होना अति आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम बही खाता के बारे में जानकारी करेंगे। बही खाता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इतिहास के अनुसार बही खाता की उत्पत्ति जो हुई, प्रारंभ जो हुआ, वो सबसे पहले इटली में हुआ। 1494 ईस्वी में इटली में हुआ। लूकस पैसियोलो, जिनको प्रारंभकर्ता माना जाता है, कहा जाता है, ऐसे लूकस पैसियोलो इटली के निवासी थे, जो 1494 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस,
उसमें बही खाता के बारे में बहुत विस्तृत लेख लिखा गया है। तो पुस्तपालन के संबंध में जो प्रथम पुस्तक मानी जाती है यही है, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टिस। इस पुस्तक के एक भाग में लेखा पालन की विधि का वर्णन किया गया है और इसी के माध्यम से हम पुस्तपालन का अध्ययन करेंगे। अब हम पुस्तपालन के आशय के बारे में देखेंगे। पुस्तपालन का आशय क्या है, परिभाषा क्या है, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तपालन वह कला और विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निगम द्वारा व्यापारिक सौदों या वित्तीय प्रकृति के सौदों का लेखा कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है, उसे हम पुस्तपालन कहते हैं। भारत में भी CA एक संस्था है, CAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 20वीं शताब्दी में भारत में दिल्ली में 1949 में इसकी स्थापना हुई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसी समय जो है कोलकाता में एक संस्था, वित्तीय संस्था स्थापित की गई जिसको हम ICWA के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स, ICWA। ये दोनों संस्थाएं व्यापक रूप से लेखा विधि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बुक कीपिंग का एक जो व्यापक अर्थ होता है, बुक कीपिंग, पुस्तपालन दो शब्दों से बना है, पुस्त और पालन, बुक और कीपिंग। बुक का अर्थ है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ है पुस्तक का पालन करना, पुस्तक का रखना। कीप माने रखना, पालन करना। तो पुस्तपालन का अर्थ है पुस्तकों को रखना, लेकिन पुस्तकों का रखने का अर्थ ये नहीं है कि मेज और अलमारी पर सजा कर रख दिया जाए, वरन पुस्तपालन का जो वास्तविक अर्थ होता है वो व्यापारिक लेन देन को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में एक निश्चित नियमों के अनुसार लेन देन को, क्रय विक्रय को, वस्तुओं के आदान प्रदान को लिखना होता है। पुस्तपालन विशेष रूप से इस तथ्य की जानकारी कराता है कि वास्तव में व्यापारिक व्यवहारों, जो मतलब लेन देन हो रहे हैं, क्रय विक्रय हो रहे हैं, उनका लेखा किस प्रकार और किन पुस्तकों में किया जाना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे विशिष्ट सिद्धांत पुस्तपालन के अंतर्गत रखे गए हैं। कुछ विद्वान भी हैं जो पुस्तपालन के विषय में अपने मत व्यक्त किए हैं, परिभाषाएं दी हैं। ऐसे J.R. बाटली बाय ने पुस्तपालन के संबंध में कहा है कि व्यापारिक लेन देन का उचित या निर्धारित पुस्तकों में लेखा करने की कला का नाम ही पुस्तपालन है। कार्टर एक विद्वान हैं, उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है, तो कहे हैं कि पुस्तपालन ऐसे समस्त व्यावसायिक लेन देन को जिनसे रुपया, पैसा या अन्य आर्थिक वस्तुओं का हस्तांतरण होता है, लेखे की पुस्तकों में सही रूप से लिखने की कला और विज्ञान है। माने पुस्तपालन जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। रोलैंड एक विद्वान है, उनके मतानुसार है पुस्तपालन का जो आशय है वो सौदों को, सौदा माने जो हम लोग लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उसे कहते हैं सौदा। तो सौदों को कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर लिखना ही पुस्तपालन है। ठीक है, तो पुस्तपालन कला भी है और विज्ञान भी है। तो आइए, पुस्तपालन कला क्या है? कला किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से, मतलब कलात्मक ढंग से, अच्छे ढंग से करने की विधि को ही हम कला कहते हैं। व्यापार में व्यापारिक लेन देन को निश्चित नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से लिखता है।
इसे ही हम पुस्तपालन के रूप में या कला के रूप में कहेंगे। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान ज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुस्तपालन में भी होता है, इसमें भी अनेक नियम और सिद्धांत होते हैं। उन्हीं नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेन देन को लिखना, लेन देन का रखना, लेन देन का हिसाब किताब लगाना, व्यवसाय के आय व्यय ज्ञात करना ही पुस्तपालन कहलाता है। इसलिए पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों है। आइए अब हम पढ़ेंगे पुस्तपालन की मुख्य तत्व, पुस्तपालन के मुख्य तत्व या पुस्तपालन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं, तत्व क्या हैं? मेन फैक्टर ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तपालन की विशेषताएं हम 6 प्रकार की निर्धारित किए हैं। उसमें पहला है पुस्तपालन विज्ञान और कला है, साइंस एंड आर्ट। जैसा कि बताया गया है कि विज्ञान क्या है, कला क्या है, तो उसी संबंध में पुस्तपालन विज्ञान और कला दोनों ही है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि हम इसमें सभी व्यापारिक लेन देनों का लेखा कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार करते हैं, जो सर्वमान्य होती है और दोष रहित होती है। और कला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करने का एक ढंग बताया जाता है, एक तरीका, एक विधि अपनाई जाती है, इसलिए हम इसको विज्ञान और कला कहते हैं। दूसरा है कि हम लेन देन को मौद्रिक रूप में लिखते हैं। मौद्रिक रूप मतलब ये होता है पुस्तपालन में जो व्यापारिक लेन देन होते हैं, व्यवहार होते हैं, सौदे होते हैं, उसे मौद्रिक रूप में लिखा जाता है। ऐसे व्यवहार जिनको हम मुद्रा के रूप में नहीं लिख सकते या मुद्रा में नहीं माप सकते, उसको हम पुस्तपालन नहीं कहेंगे। जैसे बच्चे के प्रति माँ की सेवाएं, इसको हम मुद्रा में नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए इसका लेखा जोखा पुस्तपालन के अंतर्गत नहीं होगा। तीसरा है वित्तीय प्रकृति के लेन देन। जो लेन देन वित्तीय स्वभाव के होते हैं, मौद्रिक स्वभाव के होते हैं, जिनका संबंध आर्थिक और वित्तीय स्वभाव के व्यवहारों का होता हो, ऐसे लेन देन का लेखा हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट है निश्चित प्रणाली। पुस्तपालन में एक निश्चित प्रणाली होती है, डेफिनेट सिस्टम। निश्चित प्रणाली और निश्चित नियम। पुस्तपालन में लेखा निश्चित नियमों और निश्चित प्रणालियों के आधार पर किया जाता है। पुस्तपालन में कुछ न कुछ निश्चित नियम होते हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, स्थायी होते हैं, और हम पुस्तपालन के माध्यम से उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रख भी सकते हैं। नियमानुसार पुस्तपालन के एक निश्चित उद्देश्य होते हैं। क्या होता है इसका निश्चित उद्देश्य? इसका निश्चित उद्देश्य ये होता है कि पुस्तपालन का लेखा किसी निश्चित उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे व्यवसाय की, व्यवसायिक संस्थाओं की, वित्तीय संस्थाओं की लाभ हानि ज्ञात करना, देनदारी लेनदारी ज्ञात करना, कितना कैश है, कितना नहीं है, कितना उधार दिए हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय, और वर्ष के अंत में एक आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, ये पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। छठा है इसकी विशेषताएं में उद्देश्य। मतलब हमारा पुस्तपालन बनाने का, पुस्तपालन रखने का क्या औचित्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो उद्देश्य यही होता है कि हम अगर सभी लेन देन को पूरी पुस्तकों में लिख रहे हैं तो उसका एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित समय में हिसाब किताब रख सकते हैं, लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। ये तभी हम पुस्तपालन के संबंध पढ़े। अब हमारा जो विषय है वो है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। तो बही खाता हम लोग पढ़े भी, बही खाता माने पुस्तपालन। अब हम पढ़ेंगे लेखा शास्त्र के बारे में। तो लेखा शास्त्र क्या होता है? अकाउंटेंसी। उसे सामान्य बोलचाल में लेखा शास्त्र का जो आशय होता है वह वित्तीय स्वभाव वाले लेन देन
एवं घटनाओं को मौद्रिक रूप में लेखा करने, उसका वर्गीकरण करने, क्लासिफिकेशन करने और समराइज करने के लिए सारांश, संक्षिप्तीकरण करने से है, जिससे कि एक निश्चित अवधि में पर मंथ, क्वार्टरली, तिमाही, छमाही, सालाना, इस अवधि में हम अपने वित्तीय संस्था का, व्यवसायिक संस्था का लाभ-हानि निर्धारित कर सकें। और व्यवसाय की जो लाभ-हानि है उसको एक निर्धारित करते हैं, उसका एक आदर्श जो अवधि होती है वह 1 वर्ष होती है। माने वर्ष के अंत में, 1 वर्ष में हम व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता लगा करके और परिणाम भी ज्ञात कर सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ तो कितना हुआ, हानि हुई तो कितना हुआ, सब क्लियर हो जाता है इससे लेखांकन पर। जहाँ पे बुक कीपिंग, जो पुस्तपालन हम लोग पढ़े, तो पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहीं से लेखाकर्म का, माने अकाउंट का कार्य प्रारंभ होता है। कुछ विद्वानों ने लेखाकर्म की परिभाषाएं दी हैं। लेखाकर्म क्या होता है? सबसे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट है एक, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, उसने कहा है कि लेखाकर्म ऐसे व्यवहारों व घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय हो, महत्वपूर्ण ढंग से मुद्रा के रूप में लिखने, माने वो मुद्रा में ही लिखा जाए, वर्गीकृत करने, संक्षिप्त करने की कला हो, जिसमें सभी परिणामों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लेखांकन की परिभाषा को व्यक्त करेंगे। एक उचित परिभाषा हो जाएगी कि लेखांकन एक कला और विज्ञान है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देन एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। इन्हें वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन एवं संक्षिप्त, समरी करके परिणाम ज्ञात करते हैं, जैसे जर्नल, खाता बही, इसको लेजर बोलते हैं, और तल पर ट्रायल बैलेंस आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखांकन की प्रणाली। तो लेखांकन के बारे में 4 प्रणाली प्रचलित है पूरे विश्व में, भारत में भी है। सबसे पहले है रोकड़ प्रणाली। हम रोकड़ प्रणाली को पढ़ेंगे। रोकड़ प्रणाली माने कैश सिस्टम। रोकड़ प्रणाली वह होती है जिसमें व्यापारियों द्वारा सभी लेन देन, सभी क्रय विक्रय पूर्ण रूप से नकद में ही किए जाते हैं। मतलब इसमें उधार के लेखे नहीं होते, जो लेखे नकद हों उन्हीं का हम लेखांकन इस बही में करते हैं। इसके अलावा कुछ गैर व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं जो नॉन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार करना, व्यवसाय करना, क्रय विक्रय करना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य लोगों को सेवाएं प्रदान करना होता है, लोगों को मनोरंजन प्रदान करना होता है। ऐसी संस्था को हम गैर व्यावसायिक संस्था कहते हैं। तो ऐसी संस्थाएं भी रोकड़ प्रणाली को ही अपनाती हैं, जैसे विद्यालय, स्कूल कॉलेज, पुस्तकालय, अनाथालय, कोई मनोरंजन क्लब है, अस्पताल है और कोई ट्रस्ट वगैरह है। यहाँ पर केवल आम जनता को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं के बदले कुछ शुल्क उनसे लिया जाता है। दूसरी विधि है दोहरा लेखा प्रणाली। सबसे प्रचलित विधि है, विश्व के लगभग सभी देशों में यह प्रणाली प्रचलित है, दोहरा लेखा प्रणाली। प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक क्रेता दूसरा विक्रेता, एक लेनदार दूसरा देनदार। ऐसी प्रणाली जिसमें 2 पक्षों का लेन देन होता है, लेखा जोखा होता है, इसे हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तीसरा है भारतीय बही खाता प्रणाली। यह प्रणाली का खोज, यह प्रणाली का प्रचलन केवल भारत में ही है और भारत में ही इस प्रणाली का प्रादुर्भाव भी हुआ है। प्रारंभकर्ता भारत ही, इसलिए इसको भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं।
इस प्रणाली में रजिस्टरों और लेजर के स्थान पर लंबी लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत लेन देन को प्रांतीय भाषाओं में अपने ही भाषा में लिखा जाता है। कोई भी भारतीय भाषा हो, उसी भारतीय भाषा में ही इस प्रणाली का हम लेन देन लिखते हैं। यह प्रणाली प्रायः भारत में ही प्रचलित है। यह अत्यंत प्राचीन प्रणाली है। आप कह सकते हैं भारतीय बही खाता प्रणाली के आधार पर ही दोहरा लेखा प्रणाली का खोज किया गया है। तो सबसे प्राचीन प्रणाली ये है, बहुत वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित प्रणाली है। चौथी प्रणाली है इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। यह प्रणाली ऐसे व्यापारियों द्वारा प्रयोग की जाती है जिनके यहाँ अपूर्ण लेखे किए जाते हैं, अर्थात रोकड़ पुस्तक के अलावा केवल खाता बही का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ष के अंत में व्यापार खाता, लाभहानि खाता और आर्थिक चिट्ठा न बना करके ये लोग केवल रोकड़ पुस्तक के माध्यम से अपने व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति ही ज्ञात करते हैं। इसीलिए इस प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली भी कहा जाता है। आज लगभग हम कह सकते हैं कि यह प्रणाली बहुत कम देशों में प्रचलित है, न के बराबर है। तो आज हम लेखांकन की 4 प्रणाली पढ़े: रोकड़ प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली और इकहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, आज इतना ही।